हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर, एसएमसी वर्सेस क्लासिक प्राइस एक्शन। ठीक है, आज आपको इस वीडियो के बाद इस कंपटीशन का विनर मिल जाएगा, प्लस आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। जैसे क्या हमें एसएमसी यूज करना चाहिए, क्या हम खाली एसएमसी यूज करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, या हम एसएमसी को किस तरीके से एक बेहतरीन वे में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिनको पता नहीं है एसएमसी क्या होता है, एसएमसी का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं इधर लिख के बताऊं आपको, एसएमसी का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, वो होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है? एसएमसी ट्रेडिंग का एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम स्मार्ट मनी, मतलब जो कोई बड़ी बॉडी है जैसे कि एफआईआई, डीआईआई, बैंक्स, हेज फंड मैनेजर्स, इनकी मूवमेंट को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि ये बाय और सेल कहाँ पे करेंगे, और हम भी उनके साथ उसी टाइम पर जो वो करते हैं वही करते हैं, ताकि हमें एक बड़ी और अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। बस इतना है, एसएमसी कोई बुरी चीज नहीं है, बट इतना है आज लोगों ने एसएमसी को इतना ओवर हाइप कर लिया है कि वो लोगों को कह रहे हैं आप बस एसएमसी सीखो और प्रॉफिटेबल बन जाओगे। हालांकि कुछ लोग इस पे कोर्स भी बेच रहे हैं, वो अलग बात है। पहली बात जो मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर, एसएमसी जो है उसमें जो क्लासिक प्राइस एक्शन है ना, उसकी 70% चीजें ली गई है, और उन्हीं को कुछ नए जेंजी नाम दिए गए हैं, जिससे लोगों को पता नहीं क्या वो कुछ है ऐसा लगे। बट एक्चुअली मैं आपको साफ और क्लियर वर्ड्स में कह दूं, जो एसएमसी है ना, वो 70% क्लासिक प्राइस एक्शन के ऊपर ही बेस्ड है, जो कि मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे है। हाँ, एसएमसी में कुछ है अपने एक्सक्लूसिव, कुछ थ्योरीज है जो कि हम यूज करते हैं, जो मैं भी यूज करता हूँ, हर कोई यूज करता है। दैट इज नॉट द केस। केस इज 70% एसएमसी जो है वो बना हुआ है क्लासिक प्राइजेशन के ऊपर, जो कि मैं आपको अभी इसी वीडियो में प्रूफ करके बताऊंगा। और साथ में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि एसएमसी को हम किस तरीके से ऐसे यूज करेंगे कि मतलब आप इसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से जो है वो यूज कर पाओगे, बाकी एलिमेंट्स के साथ जोड़कर, जो कि मैं करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एसएमसी को ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, और मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कि कैसे एसएमसी की मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो क्लासिक प्राइस एक्शन से ली गई है। सबसे बेसिक एसएमसी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? बोस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ। सबसे पहला जो है वो होता है हमारा बोस। ठीक है, बोस, जिसका मतलब क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख लो। वो क्या होता है कि जब एक स्विंग के बाद जब प्राइस से नीचे आता है, और वो अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइस अप ट्रेंड में है, तो वो अपने प्रीवियस स्विंग के हाई को तोड़ता है, तो यहाँ पर हमारा बोस हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर ट्रेंड को मतलब जिस ट्रेंड में मार्केट है उसको अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो उसको ये बोस लगातार करना। ठीक है, अभी चौक पे हम आएंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर में। तो ये बोस कहाँ से आया? आपको याद है जिसने मतलब क्लासिक प्राइस एक्शन बहुत डिटेल में पढ़ा है, डॉ थ्योरी, चार्ल्स एच डॉ की थ्योरी। वो क्या है, पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जिनको डॉ थ्योरी नहीं पता है। चार्ल्स एच डॉ जो थे, उन्होंने 1894 से पहले वो एक जर्नलिस्ट थे, और उसके बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना कदम रखा। उन्होंने उस वक्त पे 19 स्टॉक्स का इंडेक्स बनाया, जिसमें उन्होंने उस टाइम के इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन के स्टॉक्स लिए। उसके बाद जब उन्होंने उनका इंडेक्स बनाकर उसके प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व किया, तो उनको कुछ कॉमन चीजें मिली, उसको उनको बहुत सारी चीजें मिली, मतलब कॉमन चीजें जो कि बार बार रिपीट होती है। उधर हम नहीं जाएंगे कि वो डॉ थ्योरी अलग सब्जेक्ट है। उसमें से एक मतलब जो थ्योरी है, जो सर चार्ल्स एच डॉ ने दी है, वो ये है कि अगर मार्केट में टोटल दो टाइप्स के मार्केट है, ट्रेंडिंग साइडवेज, और ट्रेंडिंग में आ जाता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट को अपना फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड, फिर हम डाउन ट्रेंड भी समझेंगे, अगर मार्केट को अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो उसको क्या करना है, जैसे ही वो एक प्राइस की रैली दे, उसके बाद जब वो रिट्रेसमेंट करे, तो उसको अपने प्रीवियस स्विंग का जो हाई है, अब उन्होंने ऐसे नहीं कहा था प्रीवियस स्विंग का, उन्होंने कहा था कि द मार्केट हैज टू अकम्प्लिश इट इज प्रीवियस स्विंग इज हाई, ऐसे उन्होंने कहा था। ठीक है, अब मैं आपको आसान वर्ड से बता रहा हूँ। तो अगर वो अपने प्रीवियस स्विंग के हाई को ब्रेक करता है, दिस शोज कि जो हमारा अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। सेम गोज फॉर डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट एक बियरिश फेज से गुजर रहा है, तो जैसे ही वो नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, तो उसको अपने प्रीवियस स्विंग का लो तोड़ना है। ठीक है, अब उन्होंने एग्जैक्टली डाउन ट्रेंड के लिए तो नहीं कहा था, बिकॉज उस टाइम पे जो इंडेक्स उन्होंने बनाया था वो अप ट्रेंड में था, तो उन्होंने डाउन ट्रेंड के लिए भी सेम थ्योरी अप्लाई होती है। उन्होंने कहा था कि अगर मार्केट में दो टाइप्स की मार्केट है, ट्रेंडिंग साइडवेज और ट्रेंडिंग में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है, अगर मार्केट को अपना
अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो उसको अपने पिछले स्विंग का जो हाई उसको ब्रेक करना है। सेम टू सेम हमें एसएमसी कहता है बोथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जब से एसएमसी आया है ना, उससे आज से 1894 में ही सर चार्ल्स एच डॉच ने ये थ्योरी बताई थी, ठीक है। और हम सब इस पे ट्रेड भी करते हैं सेटअप पे। अब आज के मार्केट कंडीशन के हिसाब से इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो गई, लिक्विडिटी आ गई है, बहुत सारी चीजें आ गई है। बट सर चार्ल्स एच डॉच ने पहले ही ये बता दिया था 1894 में, जो आज एसएमसी में हमें बोस सिखाते हैं। तो ये जो बोस है ना, ये डॉच थ्योरी पे ही बेस्ड है, ठीक है। प्रूफ हो गया कि जो बोस है, जो सबसे बेसिक एसएमसी है, वो जो है वो क्लासिक प्राइस एक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा चोक। क्या होता है? सी एच, और जिसमें ओ स्मॉल होता है वैसे सी एच, ठीक है। चोक, चोक क्या होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, उसके बाद जब ये रिट्रेसमेंट करे तो ये फेल हो जाए अपने प्रीवियस स्विंग के हाई को तोड़ने से, जिससे ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। यहाँ पर ये क्या करता है? ये नीचे आता है और अपने प्रीवियस स्विंग का लो तोड़ता है, और उसके बाद ये अपना जो है अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये क्या है हमारा? चोक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब क्लासिक प्राइस एक्शन में इसका भी एक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखो अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हेड एंड शोल्डर कैसे है, मैं अभी समझाता हूँ कैसे है। हेड एंड शोल्डर कैसे दिखता है? ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, नेक, राइट शोल्डर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक लाइन, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट, और ऐसे ही फिर अप ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है। ये सबको पता है। अब मैं आपको पहले समझाता हूँ कि हेड एंड शोल्डर बनता क्यों है। जब प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है, और जब रिट्रेसमेंट आ रहा है तो फिर से इसको नीचे से बायर्स पुश कर रहे हैं और अपना ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं, ये सबको पता है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब प्राइस जब रिट्रेसमेंट करता है तो मार्केट में इतनी नेगेटिव सेंटीमेंट फैल जाते हैं और सेलर्स इतने कंट्रोल में आ जाते हैं कि इस बार बायर्स प्राइस को इतना पुश नहीं कर पाते कि वो अपने प्रीवियस स्विंग के हाई को तोड़े। इसलिए वो क्या करता है? वो नीचे आता है और प्रीवियस स्विंग के लो को, मतलब लो के पास लगभग आ जाता है। उसके बाद वो क्या करता है? ऊपर जाता है, ठीक है। फिर से इसको थोड़ा बहुत बायर्स पुश करते हैं, बट इस बार इतना सेलर्स का प्रेशर होता है और इतने मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट फैल गए होते हैं कि प्राइस जो है वो सीधे नीचे आता है। नेक लाइन का जो रिट्रेसमेंट है और यहाँ से जो अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हो गया कि हेड एंड शोल्डर, मतलब हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि प्राइस अपनी प्रीवियस का हाई जो है वो नहीं तोड़ पाता है और ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर पाता है। ये हो गया कि हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है। अब मुझे बोलो, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और ये जो चोक है, ये कुछ सिमिलर सिमिलर नहीं दिख रहे हैं आसपास? इवन दो अगर मैं थोड़ा और ऊपर जाऊँ ना, इलीट वेव थ्योरी में जब वेव 5 कंप्लीट होती है और वेव ए स्टार्ट होती है, तब भी आपको ऐसा ही चोक होते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। अब वो लगभग बहुत ही कम लोगों को पता होगा इलीट वेव थ्योरी क्या होती है, बट इलीट वेव थ्योरी जिनको पता है, तो जो लास्ट की इम्पल्स वेव होती है 5 और जो करेक्शन वेव ए आती है, वहां पर भी सेम टू सेम की ये वाला पैटर्न है, ये वाला पैटर्न बनता है। और इलीट वेव थ्योरी कब आई थी? वो डॉ थ्योरी के बाद 1934 के आसपास आई थी। और उसके बाद जो है वो उसी के, मतलब जो इलीट वेव थ्योरी है उसी पे बेस पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न आया था, ठीक है। पहले डॉ थ्योरी आई, उसके बाद आई अपनी इलीट वेव थ्योरी, उसके ऊपर फिर आया चार्ट पैटर्न, ये हेड एंड शोल्डर, ठीक है। एसएमसी तो अब आया। अब देखो इलीट वेव थ्योरी में कब सिखा गया है हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अभी मैंने को समझा हेड एंड शोल्डर बनता कैसे, और हेड एंड शोल्डर किस पे बेस्ड है? इलीट वेव थ्योरी पे, जो आगे खुद जिसने अपना जो मतलब प्रिंसिपल है वो उसका डॉ थ्योरी। तो ये 1934 में हमने हेड एंड शोल्डर देख लिया था। तो एसएमसी तो परसों परसों है। तो हैंस प्रूव जो चोक है वो भी किससे बेस्ड है? प्राइस एक्शन, क्लासिक प्राइस एक्शन, ठीक है। इलीट वेव थ्योरी बहुत ही कम लोगों को पता होगी। उसके बाद आता है ऑर्डर फ्लो। एसएमसी का तीसरा कॉन्सेप्ट ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो क्या होता है कि जो ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है उसके अगेंस्ट में जो मूव आता है, ये वाला जो मतलब प्राइस ऐसे मूव करता है, तो ये जो ऑलरेडी ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में जो मूव आता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ऑर्डर फ्लो को ऐसे मार्क करते हैं, रेक्टेंगल से ऐसे ऑर्डर फ्लो को मार्क करते हैं, ठीक है। सबको पता है ऑर्डर फ्लो। अब सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे ऑर्डर फ्लो क्या है, ये तो रिट्रेसमेंट है। अब रिट्रेसमेंट क्यों होती है ये तो पता होनी चाहिए। क्लासिक प्राइस एक्शन में रिट्रेसमेंट इसलिए होती है बिकॉज जब बहुत सारे लोग इस स्विंग में बाइंग करते हैं, चाहे नीचे से करे, बीच में करे, यहाँ पे करे, एक टाइम के बाद वो डरने लगते हैं कि कहीं हमारा प्रॉफिट जो है वो हाथ से चला ना जाए, और ऑलरेडी उन्होंने अच्छा खासा जो है वो गेन ले लिया होता है। तो जब एक इंसान लॉन्ग से शॉर्ट पे आता है, मतलब जो उसका ऑर्डर ऑलरेडी चल रहा होता है उसको वो स्केयर ऑफ करता है, तो वो बायर से सेलर बन जाता है। तो इसलिए फिर डिमांड एंड सप्लाई, तो प्राइस जो है वो नीचे गिरता है, ठीक है। गिर गया नीचे,
बट ऑलरेडी लोगों ने देखा होता है कि प्राइस ने इतनी बड़ी रैली दिखाई है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आगे भी और ऊपर जाएगा, इसलिए हल्का-सा रिट्रेसमेंट करके फिर वापस यहाँ पे बाइंग आती है और ये ऊपर चला जाता है। ये क्लासिक प्राइस एक्शन में लिखा गया है और इसको नापने के बहुत सारे तरीके, जैसे कि फिबोनाची में कुछ लेवल से 33%, 50%, 66%, और भी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कैंडल की मदद से भी पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर एग्जैक्टली से जो है ये रिटर्न मारेगा, तो वो एक अलग वो एक्सपीरियंस होता है। बट ये सिंपल सा जो है वो रिट्रेसमेंट है क्लासिक प्राइस एक्शन में, और वो रिट्रेसमेंट की पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो भी मैंने आपको समझाया। इसी को तो ऑर्डर फ्लो कहते हैं, रिट्रेसमेंट को तो हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, जो ऑर्डर फ्लो है वही हमारा क्या है, रिट्रेसमेंट। ठीक है रिट्रेसमेंट, मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ तो उसमें नहीं जाने का। वही हमारा क्या है, रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट है यहाँ पर। रिट्रेसमेंट भी तो वही मूव होता है जो ऑलरेडी जिस डायरेक्शन में मार्केट है उसके अगेंस्ट में जो मूव आता है उसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, क्लासिक प्राइस एक्शन। हो गया रिट्रेसमेंट क्लियर। हाँ, अब है एक्सेप्शन। ऐसा नहीं कि सब इनसे प्राइस एक्शन से लिया है, ऑर्डर फ्लो जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। हम चाहे तो क्लासिक प्राइस एक्शन से भी पता लगा सकते हैं कि यह कहाँ पे रिटर्न मारेगा, बट यहाँ पर एक चीज बनती है जिसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा कहता है कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, वो एक ऐसी लेवल होती है जहां से स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं, इसलिए प्राइस एक बार स्मार्ट मनी उसको प्राइस को अपने ऑर्डर फ्लो तक वापस ले आता है, यहाँ पर ये टच करता है, फिर ये वापस ऊपर चला जाता है। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पड़े होते हैं बड़े स्मार्ट मनी के, और ये सच है, ऐसा होता है। तो हाँ, ऑर्डर फ्लो अगर मैं बताऊं तो पूरे ऑर्डर जो ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी, जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो वो स्मार्ट मनी का अपना एक्सक्लूसिव थिंग है जो कि मैं भी यूज करता हूं, और हाँ वो मैं मानता हूँ वो स्मार्ट मनी में है। ठीक है, बट खाली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड करना ये भी तो सही नहीं है। तो ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में मानता हूं, ऑर्डर ब्लॉक क्लासिक प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड नहीं है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अनदर चीज जो हमारे एसएमसी में होती है जिसको हम कहते हैं इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप। अगर मैं कहूँ तो कहीं हद तक ये भी स्मार्ट मनी का ही थ्योरी है। ठीक है, इसमें भी वही साइकोलॉजी है कि यहाँ पर जो है वो जो बड़ा स्मार्ट मनी होता है उसके लिमिट ऑर्डर पड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस एक बार फेयर वैल्यू गैप को टच करता है फिर नीचे आता है। इवन तो बहुत सारे लोग फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग के लिए तो ज्यादा ही लोग करते हैं। दैट इज अ गुड थिंग, मैं भी करता हूँ। ठीक है, तो वो स्मार्ट मनी की अपनी थिंग है। बाकी हो सकता है कहीं प्राइस एक्शन में उसका जिक्र हो, शायद मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन खुला ही है, उसमें बता सकते हैं। उसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होता है पहले आपको ये समझना है। लिक्विडिटी एक ऐसी लेवल होती है जहां पर लोग, ज्यादातर लोगों का जो है वो स्टॉप लॉस पड़ा होता है। बिकॉज जैसे मैं कहता हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड स्पेशली इन द मार्केट। तो अगर ज्यादा ही लोग बाई साइड में चले जाएंगे तो सेलर कौन बनेंगे, स्पेशली जो बड़ा पैसा लेकर आए, उसको तो लिक्विडिटी चाहिए, लोग चाहिए जिनको वो अपना माल खरीदे बेच सके, है कि नहीं। तो वो जो लोग हैं जो उसको चाहिए, उसके लिए वो उनके एसल हंट करता है, जिससे वो उनको बायर से सेलर या सेलर से बायर बनाता है, ताकि उसको अपनी लिक्विडिटी मिले, वॉल्यूम मिले। ठीक है, तो आजकल ऐसी मार्केट की कंडीशंस होगी, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट में भी, फॉरेक्स में भी, कि लिक्विडिटी ट्रैप्स होते हैं। ठीक है, ये कोई गलत बात नहीं है, और एसएमसी हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है, जैसे ट्रेंड लाइन में हम लिक्विडिटी ट्रैप से कैसे बचे। उसके अलावा ट्रैप ट्रेडिंग जिसको आजकल कहते हैं, या अगर फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल में मार्केट है तो उस केस में कैसे बचे, लिक्विडिटी स्वीप से कैसे बचे। तो ये चीजें हमें एसएमसी सिखाता है, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं किया करती जब प्राइस एक्शन का स्टार्टिंग प्राइस एक्शन हुई थी क्लासिक प्राइस एक्शन की। तो हाँ, ये मैं कहीं हद तक मानूंगा कि ठीक है, जो एसएमसी हमें लिक्विडिटी के बारे में सिखाता है कि लिक्विडिटी ट्रैप्स क्या होते हैं, उनसे कैसे बचना है, लिक्विडिटी ट्रैप्स की मदद से ट्रेडिंग कैसे करनी है, और लिक्विडिटी स्वीप से कैसे बचे, विक्स से कैसे बचे। तो ठीक है, ये एसएमसी का है। बट जैसे कि हमने देखा, जो मेन एसएफसी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि बोस है, चोक है, और अपना आ गया ऑर्डर फ्लो है, ये सारे क्लासिक प्राइस एक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। अब ये तो हो गया क्लियर कि कौन सी चीजें क्लासिक प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड है और कौन सी एसएमसी की अपनी एक्सक्लूसिव थिंग्स है, ये क्लियर है। अब है, क्या हम एसएमसी को यूज करें, क्या हम क्लासिक प्राइस एक्शन को यूज करें, या क्या हम करें क्या। देखो, आप एक काम करो, आप हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है बड़े टाइम फ्रेम पर क्लासिक प्राइस एक्शन को दो, फिर छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप क्लासिक प्राइस एक्शन के साथ एसएमसी को भी मिलाकर यूज करोगे, दैट इज द बेस्ट थिंग। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, ट्रेडिंग जो एक पजल की तरह है, उसमें हमारे पास हर एक पजल का पीस होना चाहिए, जिससे मिलाकर हमारा डिसीजन बताए बाय या सेल का। इसलिए अगर हम एसएमसी को क्लासिक प्राइस एक्शन के साथ यूज करेंगे तो हमें हराना बहुत मुश्किल है, और उसमें भी
अगर हमें क्या करना है, उससे भी हमें बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? क्लासिक प्राइस एक्शन को। और छोटे टाइम फ्रेम में भी एंट्री बनाते वक़्त हमें ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? क्लासिक प्राइस एक्शन को। बट एसएमसी को भी हमें साथ लेकर चलना है, ठीक है? साथ लेकर चलना है एसएमसी को। तो अगर आप इस अप्रोच के साथ काम करोगे, आई गारंटी यू कि आप प्रॉफिटेबल होने से आपको कोई भी नहीं रुका सकता है। बट अगर आप खाली एसएमसी पे ट्रेड कर रहे हो, तो दैट इज़ रॉन्ग। हाँ, अगर आप खाली प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हो, वो ठीक है, बट अगर आप एसएमसी को भी लेके चलोगे क्योंकि लिक्विडिटी आ गई है, मार्केट कंडीशन अब आज से 100 ईयर्स पहले जो थी उससे बहुत चेंज हो गई है। अगर आप एसएमसी को भी लेकर चलोगे, तो वो आपके लिए डबल बेनिफिशियल है, ठीक है? तो आज मैंने आपका ये जो कंट्रोवर्सी है, तो इसमें कौन जीता, इसमें कोई नहीं जीता, दोनों अपनी जगह ठीक है, ठीक है? तो मैंने आपको आज ये बताया कि दोनों में विनर कौन है और कैसे एसएमसी जो है वो काफ़ी हद तक क्लासिक प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड है और आपको किस तरीके से एसएमसी और क्लासिक प्राइस एक्शन दोनों को साथ लेकर चलना है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया है, बट मैंने आज ये कंट्रोवर्सी खत्म कर दी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आपको पता आपको करना तो चैनल को सब्सक्राइब। साथ में अपने जो वो दोस्त हैं जो एसएमसी और क्लासिक प्राइस एक्शन पे लड़ते रहते हैं, उनको वीडियो ज़रूरी शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।